आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+2 का 9th चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज ये पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। इस प्रश्न में हम मध्यकालीन भारत में जो जो यात्री भारत में आए, जिन्होंने भारत की यात्राएं की और यहाँ की यात्रा करके यहाँ की जो परंपराएं थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उसका वर्णन अपनी जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें किया गया है, जो भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करें, इसके जो सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सब टॉपिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी एक महान यात्री जो महमूद गजनबी के समय भारत आया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कई आक्रमण किए और वैसे ही वो एक आक्रमण जब भारत पर करने आ रहा था तो अपने साथ वो अल-बुरूनी को भी लेके आया और उसके बाद अल-बुरूनी भारत में ही रह गया। अगला जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो कि अल-बुरूनी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इब्न बतूता एक और यात्री जो मोरक्को से भारत आया था और उसकी महत्वपूर्ण ग्रंथ रिहला, ये आज के टॉपिक रहेंगे जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी ये प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर के प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। कई बार इन्हीं टॉपिक से 4 नंबर के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के उद्देश्य, कि भारत में जो विदेशी यात्री थे वो क्यों भारत आए, उनके भारत आने का उद्देश्य क्या था। तो 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक अनेक भारतीय राजाओं के समय कई विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए। इन यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण यात्री थे अल-बुरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर और अब्दुल रजाक, ये महत्वपूर्ण। इनके अलावा भी बहुत सारे यात्रियों ने भारत में इस समय जो मध्यकालीन भारत था यात्रा की। हालांकि मध्यकालीन भारत को हम 1206 ईस्वी से मानते हैं, लेकिन फिर भी 10वीं शताब्दी से कई बार जो है वो प्री मेडिवल हिस्ट्री का काल माना गया है। तो इन यात्रियों के भारत आने के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत सारे यात्री भारत में आए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ का जो बहुमूल्य वस्तु थी उनके बारे में सुन रखा था और उनको वो अपने देश ले जाना चाहते थे। एक व्यापार मुख्य उद्देश्य था उनके भारत आने का। दूसरा, तीर्थ स्थलों के दर्शन करना, क्योंकि हमने पहले भी बात की, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत सारे बौद्ध स्थल भारत में रहे हैं और इन बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए बहुत सारे यात्री भारत में आए थे। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनकी यात्राएं ये विदेशी यात्री करना चाहते थे। अगला जो उनका एक और कारण रहा भारत में आने का, वो था भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करना। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत रिच रही है, बहुत हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, उसके बारे में ये यात्री उसका अध्ययन करना चाहते थे। अगला जो उद्देश्य था वो था भारत की अपार धन संपदा, कि भारत एक बहुत ही रिच कंट्री था, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। महमूद गजनबी जब भारत आया उसने बहुत सारा वो अपने साथ धन लेके गया, जिसमें सोने चांदी, मंदिरों की बहुत सारी मूर्तियां थी। तो ये यात्री ये धन प्राप्त करने के लिए या उसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए भारत आए थे। इसके अतिरिक्त एक और कारण था वो धर्म प्रचार करना। धर्म प्रचार के उद्देश्य से भी, चाहे वो बात ईसाई धर्म की हो या फिर इस्लाम धर्म की हो, बहुत सारे यात्री भारत में
अपने अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए आए थे। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 3 नंबर में आता है, इसको आप लिख भी सकते हो कॉपी में प्रश्न नंबर 1 करके कि भारत आने वाले विदेशी यात्री के उद्देश्य क्या थे, और आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 नंबर में भी आएगा तब भी काफ़ी है। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है अल बिरूनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अल बिरूनी जो कि एक महान विद्वान था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया महमूद गजनबी के समय भारत आया था, और वो भारत के हिंदू धर्म का दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उससे बहुत सारा वो बहुत प्रभावित रहा है। जहाँ तक अल बिरूनी की बात है, वो उसका जन्म 4 सितंबर 943 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में हुआ था। बहुत फेमस जगह है ख्वारिज़म, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और उसने ख्वारिज़म में अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी और पूरी शिक्षा उसने वहाँ पे प्राप्त की। उसके अलावा उसे जिन जिन भाषाओं का ज्ञान था उसमें अरबी, फ़ारसी, हिब्रू, संस्कृत को भी उसने बाद में जो है वो उसका अध्ययन किया। और इसके अलावा सीरियाई भाषाओं का उसे ज्ञान था। उसने विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें या खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का के क्षेत्र में उसने कार्य किया। राजनीति, जहाँ पॉलिटिक्स की बात है, उसमें भी उसका सक्रिय उसने भाग लिया है। वो ख्वारिज़म की संघ परिषद का सदस्य रहा है। ख्वारिज़म के शासक ने उसे अपनी परिषद में एक मेंबर बनाया था। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनबी ख्वारिज़म पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो अपने साथ वो अल बिरूनी को भी अपने साथ ले आया और उसको बंदी बना के अपने जो राज्य में उसको रखा। पर वो अल बिरूनी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसको अपने साथ फिर बाद में गजनी ले आया और उसे जो है शाहे गज ख्वारिज़म की उपाधि से उसने सम्मानित किया। तो ये अल बिरूनी की करैक्टरिस्टिक्स थी जिससे कि महमूद गजनबी जैसा शासक जो था वो प्रभावित हुआ था। महमूद गजनबी ने हालांकि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी से आरंभ हो गए थे और बहुत सारे आक्रमण 17 आक्रमण उसने भारत पे किए। जब 1018-19 में उसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय वो अल बिरूनी को भी अपने साथ भारत ले आया और यहाँ अल बिरूनी कई वर्षों तक रहा, भारतीय विद्वानों और ब्राह्मणों के संपर्क में रहा और उसने संस्कृत भाषा को भी सीखा और जो हिंदू धर्म और दर्शन का ज्ञान था वो भी उसने प्राप्त किया। 1048 ईस्वी में उसे 75 वर्ष की आयु में उसकी गजनी में मृत्यु हो गई थी और उससे पहले उसने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर लिया था। अल बिरूनी की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना रही है वो थी किताब उल हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ रहा है। भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। एक महत्वपूर्ण स्रोत है मध्यकालीन भारत को जानने का। और महमूद गजनबी जब भारत उसको लेके आया उसके बाद उसने अपनी आंखों देखा जो हाल है, जो पूरे भारत की जो चाहे राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी या समाज से रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी उसने अपनी आंखों से देखी और उसका वर्णन उसने किताब उल हिंद में किया। बात करते हैं किताब उल हिंद की। वैसे यहाँ पे भी प्रश्न एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है अल बिरूनी कौन था, तो आप लोगों ने लिख सकते हो कि अल बिरूनी एक महान विद्वान था जो महमूद गजनबी के समय भारत आया था। एक विदेशी यात्री था, महमूद गजनबी के समय वो भारत आया था। उसने किताब उल हिंद एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिससे भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बाकी उसकी करैक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख सकते हो। किताब उल हिंद, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अल बिरूनी की महत्वपूर्ण रचना जिसे 1031 ईस्वी में उसने पूरा किया, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसमें तारीख उल हिंद और तहकीक हिंद या तहकीक मालिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया। 80 अध्याय, बहुत सारे इसके चैप्टर रहे हैं और जिसमें हिंदू दर्शन, त्यौहार, रीति रिवाज और भारतीय जो समाज की प्रथाएं थी, भारतीय लोगों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन। इसके अतिरिक्त भारत के ज्योग्राफिकल कंडीशन, खगोल शास्त्र, धार्मिक परंपराओं, भारत उस समय के इतिहास के साहित्य की बात करते हैं या भारतीय सभ्यता और संस्कृति
के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो एक कंप्लीट ये ग्रंथ रहा है जिसमें कि अल-बरूनी ने ऑलमोस्ट भारत के उस समय की जो जितनी भी परिस्थितियां थी, समाज था या राजनीति थी, सबका वर्णन बड़े डिटेल में किया है। तो किताबुल हिंद के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो किताबुल हिंद से क्या अभिप्राय है, तो आप लिख सकते हो कि किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसे तारीख उल हिंद या फिर तहकीक हिंद या फिर तहकीक मालिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था और ये भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। किताबुल हिंद में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहे हैं जिसकी बात की गई है, जिसमें हम बात करते हैं जाति प्रथा की। जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय समाज में जो जातीय प्रमुख जातियाँ थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। विवाह की बात करें, अल-बरूनी के अनुसार हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। सुगोत्र विवाह मतलब कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते थे, अलग अलग गोत्र होने चाहिए। वो आज भी प्रथा हिंदू समाज में बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। और हिंदू समाज में तलाक लगभग असंभव था और विधवा को पुनर्विवाह किया गया नहीं थी। मध्यकाल में की बात ये हो रही है और इसका वर्णन किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने बड़े डिटेल में किया है। अल-बरूनी के अनुसार जो भारतीय समाज था उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें बहुत सारे धार्मिक कार्यों को पूरा करने में उनका सहयोग बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो पूरे नहीं होते थे और उसे साझीदार भी माना गया है घर में प्रत्येक कार्य के लिए। अगली हम बात करते हैं इब्न बतूता, जो नेक्स्ट हमारे यात्री है उस समय के, जो मध्यकालीन भारत आए थे। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, एक महान विद्वान और 14वीं शताब्दी के महान जो विदेशी यात्री थे उनमें से एक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और ये भारत में कई वर्षों तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक शासक रहा है, जो फिरोज शाह तुगलक से पहले शासक थे। और हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे हैं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि वो एक महान शासक थे, बल्कि ऐसे शासक के रूप में उनको भारतीय इतिहास में याद किया जाता है कि वो एक नासमझ या ऐसे शासक रहे हैं जो बहुत सारी गलतियां अपने शासनकाल में जिन्होंने की, चाहे बात उस समय कर बढ़ाने की हो। ऐसे समय में उन्होंने कर बढ़ाए लोगों के ऊपर जब भारत की आर्थिक स्थिति या फिर अकाल पड़े हुए थे, प्लेग पड़ा हुआ था, और ऐसी स्थिति में जब किसान बिल्कुल भी कर देने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं थे, उनसे कर ज़बरदस्ती लिया गया। राजधानी परिवर्तन एक बहुत बड़ी गलती मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की थी। इसके अलावा उसने मुद्रा जो थी उसको परिवर्तित किया और चांदी की जगह फिर उसने तांबे के सिक्के चलाए, एक बड़ी गलती मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की, तो जिसके कारण कि उसे ज़्यादा अच्छा शासक नहीं माना गया। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी भारतीय इतिहास में उसे एक हम बोल सकते हैं कि एक नासमझ और ज़्यादा इंटेलिजेंट राजा के रूप में उसकी जगह नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में रहा। रेहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना उसने की और उस आंखों देखा हाल उसने रेहला में वर्णन किया है। और ये भारतीय इतिहास को जानने का मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो क्या कंडीशन थी भारत की, उसके बारे में महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं। उसका जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख अब्दुल्ला था और वो एक शरिया या इस्लामी कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। शरिया क्या है? शरिया जो है वो इस्लाम के कानून, और उसमें इब्न बतूता के परिवार को महारत हासिल थी। वो इस्लाम के सभी कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इब्न बतूता को यात्राएं करने का शौक़ था। इस उद्देश्य के कारण उसने 14 जून 1325 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में अपने घर वालों को छोड़कर विभिन्न देशों की यात्रा के लिए वो निकल गया। मक्का गया,
उसके बाद सीरिया, इराक, फारस, यमन होता हुआ, अफ्रीका से होता हुआ भारत पहुंचा, मुल्तान से होते हुए। 1334 ईस्वी को वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका भव्य स्वागत किया तथा उसे दिल्ली के काजी अथवा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। तो इब्न बतूता के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों ने सीधा लिख लेना कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, एक विदेशी यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसने रिहला नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो मोहम्मद बिन तुगलक और भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रिहला की बात करें तो 1354 ईस्वी में इब्न बतूता फिर वापस मोरक्को चला गया और वहाँ के सुल्तान अबू इनान, जो वहाँ के सुल्तान थे मोरक्को के, उन्होंने इब्न बतूता का भव्य स्वागत किया और साथ ही उन्हें ये कन्विंस किया कि वो जो भी उन्होंने अपनी यात्राओं में देखा सुना उसको लिपिबद्ध करें, लिखें, और जिसके लिए उन हेल्प करने के लिए इब्न जुजाई नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। इस कार्य को 1354 ईस्वी में आरंभ किया और 1355 ईस्वी में ये पूरा हुआ और रिहला नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, रेहला के ऊपर क्वेश्चन आएगा, रेहला से क्या रहा है। रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इस ग्रंथ से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब जो इस ग्रंथ में उसने लिखा, बात उस चाहे नारियल तथा पान के पत्तों का वर्णन हो या भारतीय शहरों की बात करें, दिल्ली को उसने भारत का सबसे विशाल शहर माना है, दिल्ली को। और खासकर जो उसने बात की वो की डाक प्रणाली की। उसका मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उनके शासनकाल में डाक प्रणाली बहुत ही उचित प्रकार की थी, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। कि उनका मानना था कि सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में जहाँ 50 दिन लगते थे, वहीं डाक प्रणाली के द्वारा सुल्तान तक जो उसकी गुप्तचरों की इन्फॉर्मेशन थी वो केवल 5 दिनों में पहुंचाई जाती थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 45 दिन का गैप पड़ गया एक यात्रा में और डाक प्रणाली, तो इस तरीके की जिससे वो कि काफ़ी आश्चर्यचकित रहा है इब्न बतूता। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इससे बहुत सारे जो आज हमने पढ़ा इसमें मेन तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रश्न बोलते हैं अल-ब्रूनी कौन था। सबसे पहले बात करेंगे भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के उद्देश्य क्या थे, जो मैंने बात की पहले। दूसरा, अल-ब्रूनी कौन था, उसकी यात्राओं का वर्णन करो, उसकी जो उसने लिखा। तो अल-ब्रूनी एक महान विद्वान मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद से क्या अभिप्राय है, जो इसमें बनता है। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जाति प्रथा का वर्णन किताबुल हिंद में किस प्रकार किया, कि स्त्रियों की स्थिति अल-ब्रूनी ने किस प्रकार से अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में वर्णित की है। इब्न बतूता कौन था और साथ ही रिहला से क्या अभिप्राय है। ठीक है। साथ ही डाक प्रणाली, इसको मैं आगे भी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा अलग से, जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि इस टॉपिक से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। थैंक यू।